Hello friends, I am Samim Alam from English Point. Friends, today we have to know about the recognition of adjective, that in a sentence what type of word which belongs to adjective. दोस्तों, आज हम वाक्यों के अंदर एडजेक्टिव के पहचान को समझेंगे कि वाक्य में कौन सा शब्द है जो एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। हम लोगों ने एडजेक्टिव के डिफिनेशन को जाना, एडजेक्टिव के फंक्शन को जाना कि आखिर वाक्यों के अंदर एडजेक्टिव का काम क्या है। दोस्तों, एडजेक्टिव के बारे में आप बेहतर जानते हैं कि जो शब्द किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतावे उसे ही एडजेक्टिव कहा जाता है। इस तरह से हम जानते हैं एडजेक्टिव के बारे में, हम उन शब्दों को देखकर पहचान सकते हैं कि ये सभी एडजेक्टिव हैं। मगर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो देखने में एडजेक्टिव जैसे नहीं दिखते हैं, उसके बावजूद वे सभी एडजेक्टिव होते हैं। देखने में वे पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे भागों से बिलोंग करेंगे, मगर वे काम एडजेक्टिव जैसा कर रहे होंगे वाक्य में, तो उन सभी को एडजेक्टिव कहा जाएगा। उसी की पहचान आज हमें जानना है। सपोज किसी वाक्य में कोई शब्द देखने में वर्ब जैसा लग रहा हो, मगर वह काम एडजेक्टिव जैसा कर रहा हो, तो उसे एडजेक्टिव माना जाएगा। काम क्या है एडजेक्टिव का? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, यह एडजेक्टिव का काम है। अगर वर्ब जैसा कोई शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो, तो आप उस वर्ब को वर्ब नहीं बल्कि उसे आप एडजेक्टिव मानेंगे। इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर वाक्य में कौन सा शब्द है जो देखने में पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे भाग से बिलोंग करता है, मगर वह एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है वाक्य के अंदर। अगर कोई शब्द देखने में जैसा भी लगे, वह वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो, तो आप उसे एडजेक्टिव मानेंगे। भले वह शब्द देखने में वर्ब जैसा लग रहा हो, वह शब्द देखने में एडवर्ब जैसा लग रहा हो, वह शब्द देखने में प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन जैसा लग रहा हो, मगर वे सभी शब्द यदि वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो, तो आप उसे एडजेक्टिव मानेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी हैव टू नो इन द सेंटेंस, वी हैव टू रिकॉग्नाइज इन द सेंटेंस। Suppose a word is qualifying a noun or pronoun in the sentence, then that word is called completely adjective, no problem. That the image of that word looks as a verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, it doesn't matter. The matter is that if that word is qualifying a noun or pronoun in the sentence, then of course that is called adjective. अब हम इन शब्दों को वाक्यों में उदाहरण के द्वारा जानेंगे। आखिर वो कौन सा शब्द है जो देखने में पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे भाग से बिलोंग कर रहा होगा, बट काम एडजेक्टिव जैसा कर रहा होगा, उसे हमें उदाहरण द्वारा समझना है। देखिए, जैसे सेंटेंस रहेगा, यह चुराई हुई कलम है। देखिए, ये एक कलम है और इसके बारे में किसी ने कहा कि यह चुराई हुई कलम है। अब ये वाक्य है कि यह चुराई हुई कलम है। इस वाक्य में चुराई हुई जो शब्द है कलम की विशेषता बता रहा है, यानी चुराई हुई शब्द ये कह रहा है कलम कैसी है। वाक्य के अंदर कलम की विशेषता चुराई हुई शब्द बता रहा है। इस वजह से इस वाक्य के अंदर चुराई हुई जो शब्द है वह एक एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। हालांकि चुराई हुई जो शब्द है एक वर्ब जैसा दिखता है, देखने में वह वर्ब के रूप में है, मगर वाक्य में वह काम कर रहा है विशेषण का। वाक्य में वह काम कर रहा है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का। इस वजह से उस शब्द को आप एडजेक्टिव मानेंगे। जैसे टूटी हुई कुर्सी, टूटी हुई जो शब्द है अपने बाद आने वाले नाउन कुर्सी को क्वालिफाई कर रहा है कि ये जो कुर्सी है वह टूटी हुई है। तो अब ये जो शब्द है टूटी हुई, ये कुर्सी की विशेषता बता रहा है, इस वजह से यह शब्द भी एडजेक्टिव है। हालांकि देखने में ये वर्ब जैसा दिख रहा है, मगर काम विशेषता बताने का कर रहा है वाक्य के अंदर, इस वजह से इसे भी एडजेक्टिव माना जाएगा। जैसे फटी हुई किताब, किताब के पहले फटी हुई शब्द का प्रयोग हुआ है जो किताब को क्वालिफाई कर रहा है कि किताब कैसी है, तो फटी हुई। तो फटी हुई शब्द भी वाक्य के अंदर एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, यानी विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसलिए फटी हुई शब्द को भी एडजेक्टिव माना जाएगा। फटा हुआ कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा,
कपड़ा एक नाउन है और उसकी विशेषता फटा हुआ शब्द से बताया जा रहा है, इसलिए फटा हुआ शब्द भी एडजेक्टिव है। सड़ा हुआ सेब, सेब एक नाउन है और उसकी विशेषता सड़ा हुआ शब्द से बताया जा रहा है, इसलिए इसे भी एडजेक्टिव माना जाएगा। इस तरह से हम आकलन करेंगे वाक्यों के अंदर कि कोई शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो तो आप उसे एडजेक्टिव मानेंगे, भले से वह देखने में वर्ब जैसा दिख रहा हो, भले से वह देखने में पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट से बिलोंग कर रहा हो, मगर वाक्य के अंदर उसका काम विशेषता बताने का है, यानी वाक्य में वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो वह एडजेक्टिव कहलाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कीप इन योर माइंड द रिकॉग्निशन of a word, that what word works as an adjective, no problem, that the image of that word is different parts of speech, it doesn't matter. The matter is that if that word is qualifying a noun or pronoun, then of course that is called adjective. Now we have to look on the board and try to understand and recognize the word which works as an adjective in the sentence. It doesn't matter that the image of that word is different parts of speech. If that word is working in the sentence as an adjective, means that word is qualifying a noun or pronoun, then that is called adjective. चलिए अब हम देखते हैं बोर्ड पर और समझते हैं उदाहरण के द्वारा कि कौन सा शब्द है जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है और वह शब्द देखने में कैसा है मगर काम कैसा कर रहा है, यह हमें समझना है वाक्यों के अंदर। जैसे वाक्य है, यह चुराई हुई कलम है। यह चुराई हुई कलम है। यह चुराई हुई जो शब्द है कलम की विशेषता बता रहा है, इसलिए चुराई हुई शब्द वाक्य के अंदर एडजेक्टिव है, क्योंकि कलम वाक्य में नाउन है और इसकी विशेषता चुराई हुई शब्द बता रहा है, इसलिए इसे एडजेक्टिव माना जाएगा। हालांकि देखने में चुराई हुई जो शब्द है वो एक वर्ब जैसा है, मगर इस वाक्य के अंदर काम कर रहा है एडजेक्टिव जैसा, इसलिए इस चुराई हुई शब्द को एडजेक्टिव माना जाएगा। जैसे वाक्य रहेगा, वह टूटी हुई कुर्सी है। अब देखिए इस वाक्य में टूटी हुई कुर्सी, कुर्सी एक नाउन है और इसके पहले टूटी हुई शब्द जो प्रयोग किया गया है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि टूटी हुई शब्द वाक्य के अंदर कुर्सी की विशेषता बता रहा है, इसलिए वाक्य के अंदर टूटी हुई जो शब्द है वह एक एडजेक्टिव है। हालांकि ये शब्द भी देखने में वर्ब जैसा दिख रहा है, उसके बावजूद इसे एडजेक्टिव माना जाएगा, क्योंकि ये शब्द वाक्य के अंदर एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, यानी वाक्य में कुर्सी की विशेषता बता रहा है, इस वजह से टूटी हुई शब्द को भी आप एडजेक्टिव मानेंगे। जैसे सेंटेंस रहेगा, मुझे सड़ा हुआ सेब नहीं चाहिए। मुझे सड़ा हुआ सेब नहीं चाहिए। सड़ा हुआ सेब, वाक्य में सेब जो है वो एक नाउन है, एक नाउन है और इसकी विशेषता सड़ा हुआ शब्द से पता चल रहा है, इसलिए सड़ा हुआ शब्द को एडजेक्टिव माना जाएगा। जैसे फेंका हुआ वस्तु, वाक्य में वस्तु एक नाउन है और उसकी विशेषता फेंका हुआ शब्द से बताया जा रहा है, तो फेंका हुआ शब्द को भी एडजेक्टिव माना जाएगा, क्योंकि यह शब्द भी वाक्य में किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। जैसे मुझे हारा हुआ व्यक्ति पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक अ डिफीटेड पर्सन, मुझे हारा हुआ व्यक्ति पसंद नहीं है। तो इस वाक्य में भी आप देखेंगे हारा हुआ जो शब्द है अपने बाद आने वाले नाउन व्यक्ति को क्वालिफाई कर रहा है। हालांकि देखने में हारा हुआ जो शब्द है एक वर्ब जैसा दिख रहा है, मगर काम वाक्य के अंदर विशेषता बताने की कर रहा है, इसलिए इसे भी विशेषण यानी एडजेक्टिव मानेंगे।
इस तरह से आप आकलन करेंगे कि यदि वाक्य में कोई शब्द देखने में वर्ब जैसा हो मगर वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो तो उस वाक्य में उसे वर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव माना जाएगा। अब देखिए, वाक्य में कोई शब्द वर्ब जैसा दिख रहा हो और वह वाक्य में किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो, किसी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो तो उसे आप एडजेक्टिव मानेंगे। मगर अंग्रेजी के वाक्य में उसे प्रयोग कैसे करेंगे यह समझने की जरूरत है। अब सेंटेंस है चुराई हुई कलम। चुराई हुई कलम, इस वाक्य में कलम को क्वालिफाई कर रहा है चुराई हुई शब्द। अब ये चुराई हुई को समझेंगे, यानी वह कलम जो पहले ही चुराई जा चुकी है, यानी चुराने का काम बीते हुए समय में यानी पास्ट में किया जा चुका है। तो अब चुराई हुई कलम से क्रिया का समापन का बोध हो रहा है वाक्य के अंदर, जिसके द्वारा वाक्य में किसी नाउन की विशेषता भी बताई जा रही है। वैसा वर्ब जो वाक्य में किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो मगर उस वर्ब से पास्ट यानी बीते हुए समय में ही किसी कार्य के समाप्त होने का बोध हो रहा हो, उससे अगर वाक्य में किसी नाउन की विशेषता बताई जा रही हो तो उस वर्ड को अंग्रेजी में कैसे प्रयोग करेंगे इसे समझना है। वह शब्द जो देखने में वर्ब जैसा लग रहा हो, जिसके अंत में हुआ, हुए, हुई जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो और इस हुआ, हुए, हुई जैसे शब्दों से किसी क्रिया के समापन का बोध हो रहा हो, यानी पास्ट में कोई क्रिया समाप्त हो चुका हो, तो उसे अंग्रेजी में प्रयोग करते समय उसका प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में यानी तीसरे फॉर्म में करेंगे। जैसे ही उसका प्रयोग किसी नाउन के पहले थर्ड फॉर्म में करते हैं तो वह वर्ब एडजेक्टिव जैसा काम करने लगता है और वाक्य के अंदर वह नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा होगा, इसलिए आप उसे एडजेक्टिव मानेंगे और इस तरह से हम वाक्यों में उसका प्रयोग करेंगे। यानी वह शब्द जो देखने में वर्ब जैसा दिख रहा हो और उसके साथ हुआ, हुए, हुई जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जिससे पास्ट यानी बीते हुए समय में किसी क्रिया के समापन का बोध हो रहा हो, तो उसे एडजेक्टिव का रूप देने के लिए उस वर्ब को थर्ड फॉर्म का रूप देंगे। जैसे ही उस वर्ब को तीसरे फॉर्म का रूप देंगे, थर्ड फॉर्म का रूप देंगे, वह वर्ब वाक्य में एडजेक्टिव जैसा काम करने लगेगा, यानी वह शब्द वाक्य में नाउन की विशेषता बताना शुरू कर देगा। इसलिए वैसे शब्दों को प्रयोग करने के तरीका में बताया गया, जैसे देखने में कोई शब्द भरत जैसा दिख रहा हो और उसके अंत में हुआ, हुए, हुई जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जिससे किसी क्रिया का पास्ट यानी बीते हुए समय में समापन का बोध होता हो, तो वैसे सारे वर्ब्स को एडजेक्टिव बनाने के लिए उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में प्रयोग करेंगे। जैसे ही उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में प्रयोग करेंगे वह एडजेक्टिव का रूप ले लेगा और वह शब्द वाक्य के अंदर अपने बाद आने वाले नाउन की विशेषता भी बताना शुरू कर देगा। ये है वाक्य में वैसे वर्ब को प्रयोग करने का तरीका। चलिए हम समझते हैं अंग्रेजी में उदाहरण के द्वारा कि इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जैसे सेंटेंस है यह चुराई हुई कलम है, बनाएंगे दिस इज अब चुराई हुई एक वर्ब के इमेज में है जो इस वाक्य के अंदर एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, मगर इसे वर्ब से एडजेक्टिव का रूप देने के लिए इस वर्ब को थर्ड फॉर्म का रूप देंगे, यानी चुराने का अंग्रेजी होता है स्टील और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन। तो लिखेंगे दिस इज अ स्टोलन पेन। इसका अर्थ हो गया यह चुराई हुई कलम है। जैसे वाक्य रहेगा यह फटी हुई किताब है। इस वाक्य को देखेंगे, फटी हुई किताब, यानी फटी हुई जो शब्द है अपने बाद आने वाले नाउन किताब को क्वालिफाई कर रहा है और यह फटी हुई जो शब्द है देखने में वर्ब जैसा है। हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि वैसा शब्द जो देखने में वर्ब जैसा दिख रहा हो और उसके अंत में हुआ, हुए, हुई जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जिससे पास्ट यानी बीते हुए समय में किसी क्रिया के समापन का बोध होता हो, वैसे सारे वर्ब को थर्ड फॉर्म में प्रयोग करते हुए उसे एडजेक्टिव का रूप देंगे। जैसे यह फटी हुई किताब है,
तो ट्रांसलेट करेंगे दिस इज, फटने का अंग्रेजी होता है टीयर वर्ब के रूप में, उसका थर्ड फॉर्म होता है टॉर्न। जैसे ही आप यहां पे टॉर्न का प्रयोग करेंगे तो वह टॉर्न जो शब्द है अपने बाद आने वाले नाउन किताब की विशेषता बताना शुरू कर देगा। जैसे यह फटी हुई किताब है तो दिस इज अ टॉर्न बुक। अब इस वाक्य में टॉर्न जो शब्द है यह अपने बाद आने वाले नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंदर टॉर्न को एडजेक्टिव माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो नाउन आया है बुक उसको ये क्वालिफाई कर रहा है। हालांकि ये दिखने में वर्ब जैसा दिख रहा है, ये टॉर्न जो शब्द है टीयर का तीसरा फॉर्म है, मगर यह टॉर्न वाक्य के अंदर एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, क्योंकि यह अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे वाक्य रहेगा, मुझे हारा हुआ व्यक्ति, मुझे हारा हुआ व्यक्ति पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। ये एक सेंटेंस है, इसमें आपने देखा हारा हुआ व्यक्ति, मुझे हारा हुआ व्यक्ति पसंद नहीं है, तो हारा हुआ जो शब्द है ये अपने बाद आने वाला नाउन व्यक्ति को क्वालिफाई कर रहा है। यानी इस वाक्य में हारा हुआ जो शब्द है क्रिया जैसा काम नहीं कर रहा है, बल्कि इस वाक्य में हारा हुआ जो शब्द है विशेषण जैसा काम कर रहा है, क्योंकि हारा हुआ जो शब्द है अपने बाद आने वाले नाउन व्यक्ति को क्वालिफाई कर रहा है। अब इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो हारा हुआ जो शब्द है उसको तीसरा फॉर्म देंगे। हारने का अंग्रेजी होता है डिफीट, और हारा हुआ का अंग्रेजी हो जाएगा, यानी वह काम जो पहले ही समाप्त हो चुका है उसे थर्ड फॉर्म दे करके पहले ही समापन का बोध कराएंगे। और यहाँ पे हारने का अंग्रेजी डिफीट होता है, और इसे थर्ड फॉर्म देने के लिए डिफीटेड कर देंगे, तो वाक्य के अंदर वह एडजेक्टिव जैसा काम करना शुरू कर देगा। जैसे मुझे हारा हुआ व्यक्ति पसंद नहीं है, तो ट्रांसलेट करेंगे आई डू नॉट लाइक a defeated person. I do not like defeated person. I do not like a defeated person. इस वाक्य में defeated जो शब्द है ये अपने बाद आने वाले नाउन पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में defeated को भी एडजेक्टिव माना जाएगा। सेंटेंस रहेगा, यह सड़ा हुआ सेब है, इस वाक्य में देखेंगे सड़ा हुआ जो शब्द है अपने बाद आने वाला नाउन सेब की विशेषता बता रहा है, इस वजह से वाक्य के अंदर सड़ा हुआ जो शब्द है एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है। हालांकि देखने में ये वर्ब जैसा दिख रहा है, आप इसे जब देखेंगे तो आपको लगेगा वर्ब है, मगर इसे समझेंगे कि वाक्य के अंदर ये वर्ब जैसा काम कर रहा है या एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। क्या सड़ा हुआ शब्द से किसी क्रिया का होने का बोध हो रहा है, तो पता चलेगा कि नहीं, वाक्य में सड़ा हुआ जो शब्द है उसे किसी क्रिया का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि ये शब्द अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, अपने बाद आने वाले नाउन की विशेषता बता रहा है। इसलिए सड़ा हुआ जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव के रूप में वाक्य में काम कर रहा है, इसलिए इसे एडजेक्टिव माना जाएगा, वर्ब नहीं। मगर इसे वर्ब का ही रूप देना है, यानी सड़ा हुआ को वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है। जैसे इसका थर्ड फॉर्म देंगे वह एडजेक्टिव का रूप ले लेगा और अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई भी करना शुरू कर देगा। जैसे यह सड़ा हुआ सेब है तो बनाएंगे दिस इज अ रोटेन, दिस इज अ रोटेन एप्पल, दिस इज अ रोटेन एप्पल। अब इस वाक्य में रोटेन जो शब्द है अपने बाद आने वाले नाउन एप्पल को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसे एडजेक्टिव माना जाएगा। जैसे सेंटेंस रहेगा, यह फटा हुआ कपड़ा है, यह फटा हुआ कपड़ा है। वाक्य के अंदर देखेंगे
फटा हुआ जो शब्द है अपने बाद आने वाले नाउन कपड़ा को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसे एडजेक्टिव माना जाएगा। हिंदी में इसे समझना इंपॉर्टेंट है। जब हिंदी में हमें समझ में आ जाएगा तो इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। That's why it was said before you that learning recognition of adjective is very important in Hindi sentence. That after all, in what Hindi sentence, what word is qualifying a noun or pronoun? We know better about adjective, that the word which qualifies a noun or pronoun, that word is called completely adjective. No problem that the image of that word is as a verb. It doesn't matter what is the image of that word. देखने में वह शब्द जैसा भी हो, हमें उसे मतलब नहीं है। हमें समझना इस बात को है कि देखने में वह शब्द अगर वर्ब जैसा दिख रहा हो, देखने में वह शब्द अगर एडवर्ब जैसा दिख रहा हो, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन जैसा दिख रहा हो, मगर वाक्य में वह शब्द यदि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो तो आप उसे एडजेक्टिव मानेंगे, आप उसे वर्ब नहीं मानेंगे, आप उसे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन नहीं मानेंगे, बल्कि आप उसे एडजेक्टिव मानेंगे। मगर हमें समझना है कि उस वर्ड को जो वर्ब जैसा दिख रहा है मगर वाक्य में एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, तो उस वर्ब को हमें एडजेक्टिव बनाना कैसे है। तो हमें समझना है उस वर्ब के बारे में कि उस वर्ब से बोध क्या हो रहा है। तो जब आप देखेंगे इन वाक्यों को, तो इन वाक्यों में जो वर्ब जैसा शब्द है जो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो उससे पास्ट यानी बीते हुए समय में समापन का बोध हो रहा है। और जब किसी वर्ब से पास्ट यानी बीते हुए समय में समापन का बोध होता हो तो उसे वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे ही उस वर्ब को आप तीसरे फॉर्म में प्रयोग करेंगे तो वह वर्ब वाक्य के अंदर एडजेक्टिव जैसा काम करना शुरू कर देगा। इसलिए हमें यह समझना है कि हिंदी के वाक्यों में कोई शब्द एडजेक्टिव जैसा काम कैसे करता है। अगर कोई शब्द एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है और देखने में वह वर्ब जैसा लग रहा है तो आप उसे एडजेक्टिव का रूप देंगे। वाक्यों में देखेंगे कि वैसे शब्द जो वाक्य में अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इन सभी शब्दों के अंत में हुआ, हुए, हुई जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखने में उसका इमेज वर्ब जैसा है मगर उसके अंत में हुआ, हुए, हुई के प्रयोग होने से उस वर्ब से क्रिया के समापन का बोध हो रहा है। वाक्य में वही वर्ब अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा है। इसलिए हमें यह सीखना है कि उन शब्दों को जो वर्ब जैसा दिख रहा है जिससे क्रिया के समापन का बोध हो रहा है उसे हम अंग्रेजी में प्रयोग कैसे करेंगे। तो उन सारे वर्ब्स को जिसके अंत में हुआ, हुए, हुई लगा हो, जिससे किसी क्रिया का पास्ट यानी बीते हुए समय में समापन का बोध हो रहा है, तो उन सारे वर्ब्स को तीसरा फॉर्म दे करके उसे एडजेक्टिव का रूप देंगे। जैसे वाक्य है यह फटा हुआ कपड़ा है, तो बनाएंगे दिस इज अ टॉर्न क्लॉथ। दिस इज अ टॉर्न क्लॉथ। वाक्य में जो टॉर्न शब्द है ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये अपने बाद आने वाले नाउन क्लॉथ को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए आप इस वाक्य के अंदर टॉर्न को एडजेक्टिव मानेंगे। इस तरह से बहुत सारे वाक्य आपके सामने आएंगे जिसमें कोई ना कोई शब्द अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा मगर देखने में वह शब्द वर्ब जैसा दिख रहा होगा और उसके साथ में हुआ, हुए, हुई जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया होगा। तो उसे अंग्रेजी में अनुवाद करते समय तो उन सारे वर्ब्स को थर्ड फॉर्म का रूप देंगे तो वह एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। अंग्रेजी वाक्यों में अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई भी करेगा। इस तरह से आप आकलन करते हुए वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग दिस वन इज वेरी वेरी कंपल्सरी। If you don't understand this one, you can get problem to translate the sentences, and we have to learn this language to understand. We have not to learn this language to cram and remember something. Never we have to keep in our mind that we have to remember also something. No, we have not to remember anything. Neither we have to remember any sentence. Nothing we have to remember because we have been learning a language, and language is never learned with the help of cramming and remembering something. But a language is learned with the help of environment. That's why we are creating a beautiful environment in the class. So always I request with you that of course you appear in the class and learn something which is very very compulsory for speaking a language, for commanding on English language. This is very compulsory. That's why understanding is very very important. If you don't understand, then anything you can use in the sentence, and you cannot use anything
but we have to use properly everything. Then at last we can command on a language. And we are learner of English, which is not spoken in our family, neither is spoken in our class, nor spoken in our schools and colleges. But we have to learn, because without it we shall get lots of problem in our coming time. That's why for learning this language, for commanding on this language, learning everything is compulsory. That's why it's my humble request that you appear in the class and learn everything which is being provided you every day in the class. So it's my request with you all that try to appear every day in the class and watch all the videos which are very compulsory. Thank you for listening and watching me.